Hello everyone, this is Rupesh Kumar and welcome you all in this ITGM Mathematical Physics Solution Series. So जैसा कि आपको मालूम है, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ITGM के प्रीवियस ईयर के 2005 से 16 के जो भी क्वेश्चन होंगे। दोस्तों ये लेक्चर नंबर 4 है और इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो में अगर सॉल्यूशन में अगर कुछ मिस्टेक यहाँ पे कहीं पे कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक यहाँ पे कहीं पे ए होना चाहिए उसके जगह अगर बी राइट हो जा रहा है लिखा जा रहा है या फिर कहीं पे कुछ मिस्टेक एक्सप्लेनेशन हो जा रहा है तो आप उसको अपने से कोशिश करें कि अगर वो ठीक हो जाए तो ठीक है, आप समझ पा रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज उसको कमेंट करें, ठीक है। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है ITGM 2006 का है आई थिंक। सो क्वेश्चन है हाउ मच वर्क इज डन व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम O टू P, P टू Q एंड Q टू R एंड देन R टू O। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहले O से P जा रहा है, फिर P से Q जा रहा है, फिर Q से R और फिर R से O। मतलब ये पूरा कंप्लीट एक साइकिल को पूरा करने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। इन ए फोर्स फील्ड गिवन बाय f of xy is equal to x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आई कैप प्लस 2xy जे कैप। ये आपको एक यहाँ पे फोर्स फील्ड यानी कि एक फोर्स दिख रहा है। इस फोर्स फील्ड में एक पार्टिकल को इस पूरा रीजन को एक कंप्लीट साइकिल पूरा करने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा अलोंग द रेक्टेंगुलर पाथ सोन, जैसा कि आपको रेक्टेंगुलर पाथ दिख रहा है, ठीक है। ऑल्सो यूज स्टोक्स थ्योरम, और स्टोक्स थ्योरम का इस्तेमाल भी करने बोल रहा है। तो चलिए ये देखते हैं क्या होगा इसका वर्क डन। दोस्तों जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जो वर्क डन होता है वो कितना होता है, लाइन इंटीग्रल होता है फोर्स का डीएल के साथ, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के साथ। क्लियर है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फोर्स है यानी कि जो फोर्स वेक्टर है वो यहाँ पे गिवन है, ये आप देख सकते हैं फोर्स वेक्टर है। और चूंकि यहाँ पे चूंकि एक्स वाई प्लेन में है तो हम लोग जो भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डीएल लेंगे या डीआर लेंगे आपकी मर्जी, वो सिर्फ एक्स वाई प्लेन में लेंगे यानी कि डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, ठीक है। और इस डीएल के साथ जो फोर्स है उसका अगर आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आप देख सकते हैं कि आई कैप वन हो जाएगा और जे कैप वन हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो एफ डॉट डी एल करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2xy dy हो जाएगा, ठीक है। अब इसको डिफरेंट पाथ के अलॉन्ग पे कैलकुलेट कर लेंगे। जो 4 पाथ दिख रहे हैं, एक ओ पी, एक पी क्यू, एक क्यू आर और एक आर ओ, ये जो 4 पाथ है दोस्तों, इस चारों पाथ के अलॉन्ग हम लोग निकाल लेंगे और उसका सम कर देंगे तो टोटल वर्क डन इस रेक्टेंगुलर पाथ के अलॉन्ग निकल जाएगा। तो एफ डॉट डी एल जो है निकाल चुके हैं। अब हम लोग इसको एक एक करके निकालते हैं लाइन इंटीग्रल को अलोंग द डिफरेंट पाथ। तो सबसे पहले जो पाथ है हमारा ओपी पाथ के अलोंग, चलिए निकालते हैं। तो ओपी जो पाथ आपको दिख रहा है, ये जो स्ट्रेट लाइन, इसका इक्वेशन क्या होगा, चूंकि ये वाई एक्सिस है तो एक्स इक्वल टू जीरो इसका इक्वेशन होगा। एक्स इक्वल टू जीरो का इसका इक्वेशन है। अब इससे हम लोग फर्दर क्या निकाल सकते हैं, तो आप जस्ट इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इधर एल एच एस में एक्स का डी एक्स हो जाएगा और आर एच एस जीरो का जीरो हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो पाथ ओ पी है उसके लिए एक्स जीरो और डी एक्स जीरो, इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए आप डॉट डी एल में। तो आप देख सकते हैं डी एक्स जीरो तो ये पूरा टर्म खत्म और एक्स जीरो तो यहाँ से ये टर्म खत्म, क्योंकि यहाँ पे ये एक्स दिख रहा है आपको, यानी कि एफ डॉट डी एल का वैल्यू कितना आएगा दोस्तों, जीरो आएगा, ठीक है। तो एफ डॉट डी एल फॉर द पाथ ओ पी आप देख सकते हैं इट इज जीरो, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एल। चूँकि एफ डॉट डी एल ही जीरो है तो इंटीग्रेशन भी करेंगे जीरो का तो जीरो ही होगा। अब अलोंग द पाथ पी क्यू, आपको यहाँ पे ये पाथ पी क्यू दिख रहा होगा दोस्तों। अब इसके अलोंग में निकालना है तो इसका सबसे पहले हमें इक्वेशन लिख लेना पड़ेगा। तो इसका इक्वेशन क्या होगा दोस्तों, y इक्वल टू बी। चूँकि आप देख सकते हैं कि ये क्या है, ये कि एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है जो जिसका y इंटरसेप्ट कितना पे है, b पे है। आप देख सकते हैं कि ये क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है और इसका जो ये इंटरसेप्ट है y एक्सिस पे वो कितना है, b है, ठीक है। तो इसका इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू बी। और अगर डी वाई करेंगे तो चूँकि बी एक कांस्टेंट है दोस्तों, इसका कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट का ओ का जीरो जीरो, पी का जीरो बी, क्यू का ए बी और आर का ए जीरो। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो ए बी है कोऑर्डिनेट है, पोजीशन कोऑर्डिनेट है और ये कांस्टेंट है। तो अगर वाई इक्वल टू बी है दोस्तों, तो
जो डी वाई होगा वो कितना होगा, 0 होगा। यानी कि जो हमारा लाइन इंटीग्रल होगा एफ डॉट डी एल अलॉन्ग द पाथ पी क्यू, ठीक है। तो अलॉन्ग द पाथ पी क्यू जो होगा हमारा लाइन इंटीग्रल वो कितना होगा, आप देख सकते हैं कि y इक्वल टू बी और डी वाई जीरो। डी वाई जीरो कहने का मतलब है पूरा टर्म चला गया दोस्तों, और y इक्वल टू बी है तो यहाँ पे y की जगह हो जाएगा बी स्क्वायर। तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये डी एक्स, ठीक है। तो एफ डॉट डी एल कितना बचा दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये डी एक्स, ठीक है। और चूंकि डी एक्स मतलब एक्स में लिमिट, एक्स का इंटीग्रेशन है दोस्तों, तो एक्स का लिमिट इस पाथ के लिए कितना होगा ये देख लेते हैं। तो हमारा पाथ क्या है, अभी पी क्यू है, और इसके लिए एक्स का लिमिट क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे इनिशियल पॉइंट पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, और ये जो फाइनल पॉइंट क्यू है उसमें एक्स कोऑर्डिनेट ए है, तो लिमिट हो जाएगा 0 से ए, ठीक है। अब इसको इंडिविजुअली सेपरेट करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर डी एक्स और माइनस बी स्क्वायर डी एक्स इंटीग्रेट को अगर आप दो इंटीग्रल ऐसे लगा लेंगे 0 से एक एक्स स्क्वायर डी एक्स और बी स्क्वायर डी एक्स, तो आपको जो मिलने वाला है, एक मिलेगा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यू बाई 3, और लिमिट 0 से बीच में माइनस आपको दिख रहा होगा, और बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है दोस्तों, और डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा एक्स और लिमिट 0 से। हमने यहाँ पे इंटीग्रल कर लिया है, इसे कर लिया है 0 से ए एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 0 से ए बी स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। ऐसे दो हम लोग दो सेपरेट इंटीग्रल में इसको कन्वर्ट कर लिया है, क्लियर है। ऐसा हम लोग कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये जब लिमिट लेंगे हम लोग 0 से एक्स क्यू बाई 3, तो ये कितना हो जाएगा, ए क्यू बाई 3 हो जाएगा, और ये बी स्क्वायर एक्स 0 से लिमिट लेंगे तो एक्स के जगह ए माइनस 0 तो ए हो जाएगा, ठीक है। और ये बी स्क्वायर है तो ए बी स्क्वायर, तो ये कितना आ गया दोस्तों, ए क्यू बाई 3 माइनस ए बी स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग जो लाइन इंटीग्रल है अलॉन्ग द पाथ पी क्यू भी निकाल चुके हैं। अब हमें निकालना है अलॉन्ग द पाथ क्यू आर। तो अलॉन्ग द पाथ क्यू आर, so you can just see here द पाथ क्यू आर जो पाथ है दोस्तों, इसका इक्वेशन क्या होगा, एक्स इक्वल टू ए होगा, चूँकि वो कुछ इस तरह से वाई एक्सिस के ये वाला पाथ क्यू आर है, क्यू से आर, और ये जो है कोऑर्डिनेट हमारा, ये चूँकि वाई एक्सिस के पैरेलल है तो इसका इक्वेशन होगा एक्स इक्वल टू, और ये एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट ए पे है, यानी कि एक्स इक्वल टू ए, ठीक है। तो ए चूँकि कांस्टेंट है तो डी एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा, डी एक्स 0 और एक्स इक्वल टू ए यहाँ पे पुट कर दीजिए एफ डॉट डी एल में, आप देख सकते हैं ये ख़त्म, और एक्स की जगह ए पुट कर दीजिए, तो 2ay और dy, ठीक है, 2ay और dy आपको मिलने वाला है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा अलॉन्ग द पाथ क्यू आर। सो अलॉन्ग द पाथ क्यू आर द लाइन इंटीग्रल एफ डॉट डी एल इक्वल टू 2ay dy, और लिमिट कितना होगा, इनिशियल पॉइंट पे चूँकि ये एक्सिस वाई एक्सिस के पैरेलल है तो इसका इक्वेशन जो भी होगा एक्स के अलॉन्ग होगा, और हमारा इंटीग्रेशन अभी क्या है, वाई पे है, ठीक है। डी वाई वाला टर्म सिर्फ बचा है, यानी वाई पे लिमिट होगा, तो क्यू पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट है बी और आर पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट है 0, तो इनिशियल लिमिट बी और फाइनल लिमिट 0, ठीक है। यानी बी से लेकर 0 तक ये इंटीग्रेशन होगा। देखिए बी से लेकर 0 तक, चूँकि यहाँ वाई पे इंटीग्रेशन हो रहा है दोस्तों। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, देखिए 2a बाहर आ जाएगा, और ये वाई डी वाई का वाई स्क्वायर बाई 2 लिमिट बी से 0, तो ये सॉल्व करके आ जाएगा माइनस ए बी स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस ए बी स्क्वायर क्या आ गया दोस्तों, वैल्यू आ गया। अब जो हमारा लास्ट जो हमारा पाथ बचा है वो आर पाथ बचा है दोस्तों अलॉन्ग R2O, और इस पाथ का इक्वेशन जो होगा वो होगा y इक्वल टू 0, क्योंकि एक्स एक्सिस से हमारा पाथ आर y इक्वल टू 0 मतलब डी वाई इक्वल टू भी 0, ठीक है। तो y इक्वल टू 0 और डी वाई इक्वल टू 0, ये जो पाथ आरो है ये एक्स एक्सिस है तो इसका इक्वेशन y इक्वल टू 0 यानी डी वाई इक्वल टू ऑल्सो 0। सो डी वाई 0 तो ये टर्म खत्म दोस्तों, और यहाँ पे y 0 मतलब ये चीज़ खत्म, वाई स्क्वायर खत्म हो जाएगा, बचेगा एक्स स्क्वायर और डी एक्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारे पास सिर्फ क्या बचा है दोस्तों, एक्स स्क्वायर और डी एक्स बचा है।
तो एक्स स्क्वायर डी एक्स का कितना हो जाएगा, और चूँकि लिमिट लेना है इंटीग्रेशन डी एक्स पे हो रहा है, यानी एक्स वाले टर्म का जो भी है उनका इंटीग्रेशन हो रहा है, तो जो लिमिट होगा वो भी एक्स का होगा। और लोग देख लेते हैं यहाँ से एक्स का क्या लिमिट होगा। आप देख सकते हैं कि ये चूँकि पाथ आर ओ का डायरेक्शन ये है, तो अभी हमारा इनिशियल पॉइंट आर है और फाइनल पॉइंट ओ है। तो एक्स कोऑर्डिनेट आर पे कितना है, ए है, और एक्स कोऑर्डिनेट ओ पे कितना है, 0 है। यानी हमारा इनिशियल लिमिट ए हो गया और फाइनल लिमिट एक्स का इस पाथ के लिए 0 हो गया। ठीक है, सिर्फ इसी पाथ के लिए ऐसा कंडीशन है, तो ए से लेकर 0 तक। तो आप देख सकते हैं कि हमारा ए से लेकर 0 तक लिमिट हो गया। दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स का हो जाएगा एक्स क्यू बाई 3, और लिमिट है चूँकि क्या है ए से 0, तो ये हो जाएगा 0 माइनस ए क्यू बाई 3, यानी कि माइनस ए क्यू बाई 3 इसका आंसर होगा। कितना होगा, माइनस ए क्यू बाई 3। देखिए हम डायरेक्ट कर दिए हैं। अब आप देख सकते हैं कि हम लोग अलॉन्ग पाथ आर ओ, अलॉन्ग पाथ क्यू आर, अलॉन्ग पाथ पी क्यू और अलॉन्ग पाथ ओ पी, चारों पाथ के अलॉन्ग लाइन इंटीग्रल निकाल चुके हैं। अब इसका अलजेब्रिक सम कर देंगे तो हमें फाइनल पूरा पाथ का मिल जाएगा। तो जो टोटल वर्क डन होगा दोस्तों, अलॉन्ग द पाथ, फर्स्ट पाथ में 0, सेकेंड पाथ में ए क्यू बाई 3 माइनस ए बी स्क्वायर, सेकेंड पाथ में माइनस ए बी स्क्वायर, और थर्ड पाथ में माइनस ए क्यू बाई 3। माइनस ए क्यू बाई 3 प्लस ए क्यू बाई 3 कट गया दोस्तों, ये क्या बचा, माइनस ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी स्क्वायर। ठीक है, तो जो टोटल वर्क डन है दोस्तों कितना आ गया, माइनस 2 ए बी स्क्वायर। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। दोस्तों यहाँ पे ये निकालने के मैंने फिर बोला था ऑल्सो यूज स्टोक्स थ्योरम, मतलब स्टोक्स थ्योरम करके भी इस चीज़ को निकालें। तो 2006 में उस समय थ्योरेटिकल क्वेश्चन में था, आई थिंक 5, 10 या 15 इतना ही मार्क्स का किसी एक का होगा, आइदर 5 का होगा, 10 का होगा या 15 का होगा। ठीक है, तो चलिए स्टोक्स थ्योरम इस्तेमाल करके भी इसको सॉल्व कर लेते हैं। वैसे एग्जाम में अगर अब तो एमसीक्यू है, एमएसक्यू और नेट सेक्शन है, उसमें पूछा जाए तो आप स्टोक्स थ्योरम यूज करें, क्योंकि ये ज़्यादा सरल है, लेकिन दोनों सीखना इंपॉर्टेंट है। दोस्तों स्टोक्स थ्योरम क्या करता है, लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल में रिलेशन बताता है, यानी कि डीएल और डीएस इंटीग्रल में संबंध को, रिलेशन को दर्शाता है। तो स्टोक्स थ्योरम क्या कहता है कि एफ डॉट डी एल अलॉन्ग एनी क्लोज लूप मस्ट बी इक्वल टू द कर्ल ऑफ एफ डॉट एन कैप डी एस, यानी कि जो भी वेक्टर एफ है उसका कर्ल हो जाएगा साथ में डॉट एन कैप डी एस। ठीक है, तो कर्ल ऑफ एफ अगर निकालेंगे दोस्तों, अभी जो हमारा एफ दिया हुआ है, यानी कि जो हमारा फोर्स फील्ड दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसका आप इजीली कर्ल निकाल सकते हैं। ये देखिए आपको फोर्स दिया हुआ है, इसका आप कर्ल निकाल सकते हैं, और हमने आपको कर्ल निकालने सिखाया है। आप इसके लिए कर्ल क्या निकालेंगे, फिर इस यही तरीका लगाएंगे, आई कैप जे कैप के कैप, और देन ये नीचे डो बाई डो एक्स, डो बाई डो वाई, डो बाई डो जेड। ठीक है, कर्ल का ये हो गया नेबल ऑपरेटर का आई जे के कोफिशिएंट, और ये जो वेक्टर है उसका आई कोफिशिएंट कितना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, जे कोफिशिएंट कितना है 2xy हो जाएगा, और जेड कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। दोस्तों अब इस डिटर्मिनेंट को आपको तो मालूम ही है क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, आप इसको सॉल्व कर लें और आप देखेंगे कि जो आंसर आने वाला है वो कितना आने वाला है। जस्ट वेट, इसको मिटा लेते हैं, वो कुछ 4y आने वाला है ना, यस, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख सकता है। ठीक है, कुछ 4y के कैप आने वाला है, इतना आने वाला है। ठीक है, कर्ल ऑफ एफ तो इतना मिल गया 4y के कैप, और एन कैप क्या हो दोस्तों, तो ये जो एरिया है, जो रीजन है, उसका जो सरफेस है, उस सरफेस का यूनिट वेक्टर है। ठीक है, एन कैप। तो चलिए देखते हैं, और डीएस क्या है, उस सरफेस का एलिमेंट एरिया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं एन कैप और डीएस कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एन कैप जो है यूनिट वेक्टर, उसको निकालने में ओरिएंटेशन पाथ का मालूम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये अगर चेंज होगा तो हमारा एन कैप का डायरेक्शन चेंज होगा। आप देख सकते हैं अभी जो हमारा पाथ है कुछ ओ से पी, पी से क्यू, क्यू से आर एंड आर से है, मतलब ये क्या है, क्लॉकवाइज है। ठीक है, कुछ इस तरह से है क्लॉकवाइज, इस तरह से है ना क्लॉकवाइज। तो आप अपने हाथ को दोस्तों कर्ल कीजिए और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाइए, तो आप देखेंगे जो आपका थंब है वो आपका मोबाइल के स्क्रीन पे अंदर की ओर आपको पॉइंट कर रहा है। इसका मतलब है कि अगर इधर वाई एक्सेस इधर एक्स एक्सेस है, तो ज़रूर मोबाइल के अंदर की ओर जो डायरेक्शन वो होगा वो माइनस जेड एक्सेस होगा, और जो आपकी स्क्रीन के बाहर जो ये एक्सेस दिख रहा होगा ये क्या होगा, प्लस जेड एक्सेस होगा ना।
तो अभी के केस में इस सरफेस का जो डायरेक्शन होगा दोस्तों, सरफेस का जो डायरेक्शन होता है वो पाथ के डायरेक्शन के अनुसार अपने कर्ल कीजिए फिंगर को और आपका थंब जिधर पॉइंट करेगा वही डायरेक्शन होगा सरफेस का, ठीक है। तो सरफेस का डायरेक्शन अभी का केस में क्या हो जाएगा, माइनस के कैप, यानी माइनस जेड एक्सिस की ओर ये पॉइंट कर रहा है थंब को, अगर आप इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हाथ को कर्ल करते हैं तो, ठीक है। तो एन कैप का डायरेक्शन क्या हो गया, माइनस के कैप। साथ में जो एलिमेंट एरिया है इस सरफेस का वो कितना होगा दोस्तों, तो आप देख सकते हैं ये कहाँ पे है, एक्स वाई प्लेन पे है। तो एक्स वाई प्लेन पे है तो इसका एलिमेंट एरिया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कितना हो जाएगा, डी एक्स डी वाई, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको इतना समझ में आया होगा। इन कंसेप्ट को याद रखें, किसी भी क्वेश्चन में कंसेप्ट ये चेंज होने वाला नहीं है। तो एन कैप माइनस के कैप और ये डी एस क्या है दोस्तों, डी एक्स इंटू डी वाई है। तो अब चलिए कर्ल ऑफ एफ डॉट एन कैप डी एस में सारा चीज़ पुट कर देते हैं। सरफेस इंटीग्रल चूँकि एक फैक्टर इंटीग्रल है, इसमें वेक्टर आता है यहाँ पे सरफेस, चूँकि सॉरी सरफेस एक वेक्टर क्वांटिटी है एज कंपेयर टू द लाइन और द कर्ल और सॉरी गोस डाइवर्जेंस, है ना, ये सब के कंपेरिजन में। वॉल्यूम, जैसे वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम आपका स्केलर क्वांटिटी है। तो कर्ल ऑफ एफ कितना है दोस्तों, 4y के कैप, और एन कैप के जगह कितना हो जाएगा ये माइनस डॉट, ये देखिए बीच में ये डॉट आपको दिख रहा होगा, डॉट माइनस के कैप डी एक्स डी वाई। तो आप देख सकते हैं कि ये के कैप 1 हो गया और ये बचा कितना 4y, और ये माइनस, तो माइनस 4y, और देखिए यहाँ पे के कैप 1 हो गया, माइनस बचा तो देखिए माइनस दिख रहा है, 4 बचा, देखिए 4 भी आपको दिख रहा है। ब्रैकेट के अंदर में ये डबल इंटीग्रेशन है दोस्तों, तो एक y बचा, एक डी एक्स डी वाई, ठीक है। तो dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा अपना इंडिविजुअल, और ये अपना y dy का हो जाएगा अलग, ठीक है। अब लिमिट क्या होगा दोस्तों, ये जानना जरूरी है। तो आप देख सकते हैं कि जो x का लिमिट होगा वो 0 से, का लिमिट होगा वो 0 से b होगा। हाँ, x का लिमिट देखिए कहाँ तक है, 0 से a तक है मैक्सिमम, और y का लिमिट कितना है, मिनिमम 0 है, मैक्सिमम b है, ठीक है। तो एक्स वाई का लिमिट हो जाएगा 0 से a और 0 से b। दोस्तों 0 से dx का वैल्यू कितना हो जाएगा, a ही होगा, और y dy का हो जाएगा इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाई 2, और लिमिट है 0 से b, तो ये वैल्यू आने वाला है बी स्क्वायर बाई 2। 2 से देखिए 2 एक 2 कट जाएगा तो 2 पर बचेगा, और साथ में माइनस है, यानी माइनस 2ab², यानी कि सेम रिजल्ट आ रहा है दोस्तों, आप देख सकते हैं। इससे प्रीवियस जो क्वेश्चन था उसमें नहीं आया था, तो उसको आप वर्क कर लें। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। इस तरह से आंसर आ चुका है, ठीक है। चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हम लोग इससे प्रीवियस लेक्चर में इस चीज़ को हम लोग कर चुके थे कि कंजर्वेटिव है कि नहीं, तो कर्ल निकाल लिए थे, 0 आया था, ये कंजर्वेटिव है। और इसका जो पार्ट भी है उसको अभी यहाँ पे देखेंगे हम लोग, ठीक है। ओके, सो आप देख सकते हैं कि पार्ट बी में क्या निकालना है। कैलकुलेट द वर्क डन बाय दिस फोर्स इन मूविंग ए पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन 0 0 0, that is the point O, coordinate है 0 0 0, to the point D which has coordinate 1 1 and 0 on the z equal to 0 plane, यानी कि xy प्लेन पे काम करना है हम लोग को, along the path OABD and OD as shown in the figure, whereas the coordinate are measured in meters. Okay, so हमें निकालना है, वर्क डन निकालना है। इस पॉइंट O यानी कि कोऑर्डिनेट 0 0 0 से शुरू होना है, और O से लेकर कहाँ पे जाना है, OABD, यानी O से A से B और B से D। एक बार इस बात के लिए निकालना है, और एक बार ये जो सीधा आप OD देख रहे हैं इसके लिए निकालना है, ठीक है। तो चूंकि दोस्तों फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव है। सिंस फोर्स इज कंजर्वेटिव, क्योंकि इसमें जिस फोर्स फील्ड में हमें वर्क डन निकालना है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो फोर्स फील्ड हमारा क्या है, ये वाला है, ठीक है, हमारा फोर्स फील्ड है। ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो फोर्स फील्ड है, यानी कि जो जैम 2005 का क्वेश्चन था उसमें जो फोर्स दिया हुआ था, ये इसका कर्ल निकाल चुके हैं हम लोग पार्ट ए में, और ये कंजर्वेटिव है चूँकि कर्ल ऑफ एफ 0 है। तो फोर्स चूँकि कंजर्वेटिव है दोस्तों, तो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में अगर आप वर्क डन निकालते हैं
तो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। मतलब आप इस तरह से डी पे पहुँचो ओ से, चाहे आप सीधा पहुँचो, चाहे आप इस रास्ता से पहुँचो, सारे ही रास्ता से जो अलग अलग वर्क डन निकालोगे, W1 W2 W3, तो ये सारे जो वर्क डन हो गए हुए क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि ये सिर्फ पाथ पे डिपेंड नहीं करते हैं, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। ओके, सो चूँकि फोर्स कंजर्वेटिव है इसीलिए कर्ल जीरो आ चुका है, इसीलिए नहीं आता, तो फिर ऐसा नहीं होता। तो चलिए, आपको तो पता चल चुका है कि ओ से ए से बी से डी इस पाथ के अलॉन्ग निकाले, चाहे ओ से डी सीधा निकाले, दोनों ही केस में जो हमारा आने वाला है आंसर, जो वर्क डन आने वाला है वो क्या आने वाला है, सेम आने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इस पाथ के अलॉन्ग निकालते हैं। तो पाथ ए बी का क्या होगा उसको पहले निकाल लेते हैं, अलॉन्ग ए बी, ठीक है। पहले अलॉन्ग ए बी निकाल रहे हैं दोस्तों, चलिए देखते हैं। एक्स वाई प्लेन पे है तो एफ डॉट डी एल करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2xy dy। और हम लोग फोर्स कहाँ से यूज कर रहे हैं, ऐप यहाँ पे जो दिया हुआ है, ठीक है। ये देखिए जो ऐप दिया हुआ है, के का वैल्यू 1 ले चुके हैं, तो आप देख सकते हैं कि एफ डॉट डी एल कितना आ रहा है दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2xy dy, जहाँ पे x का वैल्यू जो है दोस्तों पॉइंट ए पे आप देख सकते हैं। हाँ, ये जो इक्वेशन है, ये जो आपको पाथ दिख रहा है ए बी, ये चूँकि वाई एक्सिस के पैरेलल है तो इसका इक्वेशन हो जाएगा x इक्वल टू, और चूँकि ये 0.5 कोऑर्डिनेट पे x पे, तो x इक्वल टू 0.5 इसका क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। यानी x इक्वल टू 1/2, x इक्वल टू 0.5 है, इसका मतलब जो dx होगा दोस्तों, डिफरेंशियल कोफिशिएंट 0.5 कांस्टेंट है, तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो dx 0 होने का मतलब ये टर्म खत्म हो जाएगा, चूँकि यहाँ dx 0 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 2xy dy। तो 2x का वैल्यू कितना है, 0.5 यानी 1/2, और ये y dy, ठीक है। तो ये 2 कट गया, बचा कितना दोस्तों, y dy। तो ये y dy इंटीग्रेशन होगा दोस्तों अलॉन्ग द पाथ ए बी। आप देख सकते हैं एफ डॉट डी एल का इंटीग्रेशन ले लिए, तो y dy का इंटीग्रेशन, और लिमिट होगा y का, चूँकि इंटीग्रेशन y का हो रहा है तो इस पाथ ए बी के लिए आइए y का लिमिट देख ले। पाथ ए से बी तक, ये जो पाथ ए बी है दोस्तों, इसमें y का इनिशियल कोऑर्डिनेट आप देख सकते हैं ये 0 है, और ये फाइनली पॉइंट बी पे इसका कोऑर्डिनेट कितना है, 1 है, ठीक है। तो 0 से लेकर 1 तक, ठीक है। वाई डी वाई का हो जाएगा y²/2, और लिमिट है 0 से 1, तो आंसर आ जाएगा 1/2। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब अलॉन्ग बी डी निकालेंगे, ठीक है। अब जो ये पाथ बी डी दिख रहा है इसके अलॉन्ग निकालते हैं। तो इस पाथ का इक्वेशन क्या है, चूँकि आप देख सकते हैं कि ये जो पाथ है दोस्तों, पाथ जो बी डी है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, यानी इसका इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू समथिंग, और y इक्वल टू समथिंग मतलब ये y कितना पे है, आप देख सकते हैं लाइन y इक्वल टू 1 पे है, तो y इक्वल टू 1 इसका इक्वेशन हो जाएगा। y इक्वल टू 1 अगर इसका इक्वेशन हो जाएगा तो dy कितना हो जाएगा, इसके लिए 0 हो जाएगा। तो अब एफ डॉट डी एल में y इक्वल टू 1 और dy इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि dy 0 मतलब ये टर्म खत्म, और y 1 हो जाएगा, मतलब 1 का स्क्वायर 1, तो ये बचेगा कितना, x² प्लस 1, और बाहर में ये dx, ठीक है। तो dx को सेपरेट कर लेंगे, x² dx प्लस 1 इंटू dx यानी dx, और ये इंटीग्रेशन देखिए कितना आने वाला है, एफ डॉट डी एल फॉर द पाथ बी डी x² प्लस 1 dx, और x का लिमिट कितना होगा आप देख लीजिए यहाँ पे, पॉइंट बी इनिशियल पॉइंट पे x का कोऑर्डिनेट 0.5 है, और फाइनली x का कोऑर्डिनेट 1 है, यानी 0.5 से 1 जाएगा, यानी 1/2 से 1 तक इसका लिमिट होगा x का। x² का इंटीग्रेशन x³/3, और लिमिट 1/2 से 1, और ये x 1 इंटू dx, तो dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। इसका भी लिमिट कितना है दोस्तों, 1/2 से 1 तक। और आप फर्दर इसको सॉल्व कर लीजिए अपने जिस भी अंदाज में अपने को सॉल्व करना है।
अब कुछ नहीं किया हम लोग, 1/3 यहाँ बाहर ले चुके हैं, और एक्स क्यू तो एक बार 1 का क्यू माइनस 1/2 का क्यू प्लस यहाँ पे 1 माइनस 1/2, तो यहाँ से 1/2 आ गया, और यहाँ पे 1 माइनस 1/8, और ये 1/3 माइनस 1/24 प्लस 1/2, ये 1/3 को अंदर कर दिए, दोनों से मल्टीप्लाई कर दिए, सॉल्व करके आ रहा है 19/24। ठीक है, तो ये कितना आ गया 19/24। इस पाथ के अलॉन्ग में वर्क डन। अब जो ये पाथ ओ है दोस्तों, इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0 हो जाएगा ना, क्योंकि x एक्सेस है, तो dx इक्वल टू भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एफ डॉट डी एल में अगर आप रखेंगे dx इक्वल टू 0 तो ये पूरा टर्म खत्म, और x इक्वल टू 0 तो ये पूरा टर्म खत्म। ठीक है, यानी ये एफ डॉट डी एल का जो वैल्यू है पाथ ओ के लिए 0 आएगा, मतलब इसका इंटीग्रेशन भी कितना आने वाला है, 0, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा दोस्तों, एक 19/24 और एक पाथ का कितना आया था 1/2। ठीक है, इसको एलसीएम लेके जोड़ लीजिए तो ये लगभग आ रहा है 1.29, यानी इसको राउंड अप कर सकते हैं 1.3 जूल। सब कुछ ऐसा यूनिट में मैं लिख दिए वर्क डन को, अदरवाइज नहीं लिखते हम लोग ऐसा जूल में। आशा करता हूँ आपको आया होगा, और इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया दोस्तों, 1.3 जूल। अब हमें सीधा पाथ ओडी के अलॉन्ग निकालना है, चूँकि कंजर्वेटिव फोर्स है तो ये भी सेम आएगा 1.3 जूल। तो चलिए अलॉन्ग ओडी भी निकाल लेते हैं और चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ओडी पाथ आपको मालूम है कि लाइन इंटीग्रल आपको उस जो भी जिस भी पाथ का आप निकाल रहे हैं दोस्तों, उसका आपको क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए। तो ओडी पाथ का इक्वेशन आप यहाँ पे देख लीजिए। ओडी पाथ जो है दोस्तों एक स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रहा है, और इसका यहाँ पे 0 0 कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, और यहाँ पे 1 1 है, तो इसका जो इक्वेशन हो जाएगा कितना हो जाएगा दोस्तों, एक्स इक्वल टू वाई हो जाएगा। ठीक है, और आप चाहे तो ऐसे भी निकाल सकते हैं कि जो ओ पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट कितना है 0 0, और डी पॉइंट में इसका कोऑर्डिनेट है 1 1। हम लोग सिर्फ एक्स वाई ले रहे हैं, जेड तो 0 है, झूठ मूठ का दिया हुआ है, 3D में है नहीं। और ये 2 पॉइंट हो गया 0 0 और 1 1। तो आपको 2 पॉइंट का इक्वेशन निकालने आता होगा दोस्तों, आपको फार्मूला मालूम होगा, y माइनस वाई वन बाई एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन बाई x2 माइनस x1। ठीक है, ये 2 पॉइंट यानी दो कोऑर्डिनेट अगर आप 2 पॉइंट का मालूम है तो उसके बीच का इक्वेशन देता है। ये क्लास 11 में आप पढ़े होंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। आइए उसी को इस्तेमाल करके हम लोग इक्वेशन निकाल लेते हैं और चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अलॉन्ग द पाथ ओडी, इक्वेशन ऑफ ओडी y माइनस वाई वन बाई एक्स माइनस एक्स वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। तो हमारा पॉइंट क्या क्या था, 0 0 और 1 1। तो ये हमारा x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा। तो y माइनस वाई वन की जगह 0 और x माइनस x1 की जगह 0 देखे रख दिया, और y2 की जगह पे 1 माइनस वाई वन 0, x2 1 x1 0। तो ये देखिए 1 माइनस 0 बाई 1 माइनस 0 यानी 1 बाई 1, यानी कि ये सॉल्व करके फाइनली आने वाला है 1। और इधर y बाई एक्स यानी इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। ठीक है, तो x इक्वल टू वाई। ठीक है, y इक्वल टू एक्स या x इक्वल टू वाई, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई इक्वल टू डी एक्स। ठीक है, y का डी वाई और डी एक्स का डी एक्स, तो डी वाई इक्वल टू डी एक्स। ठीक है, इधर असल डिफ्रेंसिएशन इस तरह से होता है, इसके पीछे वास्तविकता बता देता हूँ। जैसे y इक्वल टू एक्स है, डिफ्रेंशिएटिंग दिस विद रेस्पेक्ट टू x, तो y का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इधर हो जाएगा 1। अब ये डी एक्स उठ के इधर चला जाएगा तो बचेगा डी एक्स। तो इस तरह से हम लोग बोलते हैं कि डी वाई इक्वल टू डी एक्स। ठीक है, लॉजिक समझ पा रहे हैं? ओके, तो y इक्वल टू एक्स और डी वाई इक्वल टू डी एक्स यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे आइदर आप इसको डी एक्स को डी वाई में कन्वर्ट कर लीजिए या डी वाई को डी एक्स में, और x इक्वल टू आइदर आप y कर लीजिए या y इक्वल टू एक्स कर लीजिए। तो ये हमें लगता है कि ये जुड़ जाड़ के आने वाला है 3x² ऐसे कुछ। तो एफ डॉट डी एल अलॉन्ग द पाथ ओडी x² प्लस y² डी एक्स प्लस 2xy dy, ये दिया होता है एफ डॉट डी एल है। हम देखिए x को y में चेंज कर रहे हैं, तो x के जगह पे y, तो y² प्लस y², और ये dx को भी चेंज कर रहे हैं, dx देखिए dy के बराबर है तो dy प्लस 2x को हम लोग y में कर दिए, और y ऑलरेडी है तो y² बन गया, और ये साथ में dy को रहने दिए, सब कुछ y में कर रहे हैं। ठीक है, ये y² प्लस y² 2y² dy, और यहाँ पे क्या है ये 2y² dy, तो टोटल कितना हो गया 4y² dy।
तो 4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन होगा वाई स्क्वायर डी वाई का, और लिमिट कितना है दोस्तों आप देख सकते हैं, लिमिट है इसका 0 से 1। इस पाथ को आप देखेंगे तो जो हमारा y है, y का यहाँ पे इनिशियल कोऑर्डिनेट 0 है और फाइनल कोऑर्डिनेट यहाँ पे d पे 1 है, तो y का लिमिट अलोंग द पाथ OD कितना होगा, 0 से 1। तो इसलिए हमने लिया है लिमिट 0 से 1। आपको एक एक चीज़ क्लियर करते जा रहा हूँ ताकि आपको समस्या ना हो। और ये 4 बाहर में, वाई स्क्वायर डी वाई का इंटीग्रेशन हो गया वाई स्क्वायर बाई 3, और लिमिट है दोस्तों 0 से 1। तो आप देख सकते हैं कि इसको वाई क्यू बाई 3 जो है, वाई स्क्वायर डी वाई का इंटीग्रेशन वाई क्यू बाई 3, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1/3, यानी 4 × 1/3 4/3। तो इसको काट के कितना आ गया दोस्तों, 1.33 जूल, यानी अप्रॉक्स रिजल्ट क्या आ रहा है दोस्तों हमारा, 1.3 जूल सेम आ रहा है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। और आइए देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये JM 2016 का है, और ये नॉर्मल टेंजेंट से रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, द टेंजेंट लाइन टू द कर्व x² + xy + 5 = 0 at 1 1 इज रिप्रेजेंटेड बाय। हमें एक टेंजेंट का इक्वेशन बताना है इस कर्व पे, यानी कि ये कर्व है और इस पे हमें कोई टेंजेंट होगा जिसको बताना है टेंजेंट इस कर्व पे क्या होगा उसका इक्वेशन, और किस पॉइंट पे बताना है, 1 1 पॉइंट पे, यानी एक्स वाई का वैल्यू 1 1 पे बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होगा इसका सॉल्यूशन। तो आपको मालूम होगा टेंजेंट का इक्वेशन कैसे निकालते हैं। सबसे पहले ये जो दिया हुआ है आपको, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। तो आइए देखते हैं क्या मिलता है हमको। तो आप देख सकते हैं कि x² को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, x² को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस ये xy को डिफ्रेंशिएट करेंगे दोस्तों x के रिस्पेक्ट में, तो देखिए क्या होगा, x को रखेंगे और dy/dx प्लस y को रखेंगे और x का करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या टर्म आ गया, एक x dy/dx और दूसरा y आ गया, तो x dy/dx प्लस y आ गया, और ये 5 कांस्टेंट है तो उसका 0 हो जाएगा, एंड RHS तो 0 है तो = 0। ठीक है, तो ये आ गया डिफ्रेंसिएशन। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाए हैं बीच वाला में, और थर्ड वाला तो 5 कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा डिफरेंशियल। यहाँ से हम dy/dx निकालना चाहते हैं, ये dy/dx निकालना चाहते हैं, तो ये y उठ के उधर चला जाएगा दोस्तों तो -y, और ये 2x उठ के उधर चला जाएगा तो -2x, और ये x चला जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ढंग से अगर इसको लिख लें तो ये -2x - y/x भी लिख सकते हैं, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब हमें ये जो dy/dx है एट पॉइंट x = xy = 1 1 पे अगर इसको निकाल लें तो देखिए क्या होगा। तो dy/dx बेसिकली ये स्लोप है दोस्तों एट पॉइंट 1 1 कितना होगा देखिए, यानी x और y का वैल्यू जो आपको यहाँ दिख रहा है 1 रख दीजिए, x1 y1 और यहाँ नीचे भी x1, तो ये देखिए -2 -1/1 यानी -3 आ गया। ठीक है, तो dy/dx एट पॉइंट 1 1 जो है स्लोप जो है वो निकल चुका है, कितना निकल चुका है, -3। अब आपको टेंजेंट का इक्वेशन बता देते हैं। जो टेंजेंट का इक्वेशन होता है दोस्तों ये इस तरह से टेंजेंट का इक्वेशन है, ये टेंजेंट का इक्वेशन है दोस्तों, dy/dx एट पॉइंट xy, इसको ढंग से लिखें तो dy/dx एट पॉइंट x1 y1 इज इक्वल टू y - y1/x - x1। ठीक है, तो ये हमारा टेंजेंट का इक्वेशन होता है। ठीक है, 2 पॉइंट, और आप देख सकते हैं कि ये टेंजेंट का जो इक्वेशन है किसी कर्व में एट पॉइंट x1 y1 वो y - y1/x - x1। अभी जो हमारा पॉइंट है x1 y1 उसका वैल्यू दिया हुआ है किस जगह पे निकालना है, 1 1 पे, तो x1 1 हो गया और y1 भी 1 हो गया, और dy/dx एट पॉइंट 1 1 तो वो निकाल चुके हैं -3, तो ये चीज़ हो गया -3, y - y1 के जगह 1 और वो x - x1 के जगह भी 1। अब आप इसको बेसिकली क्रिस क्रॉस से सॉल्व कर लें और आप देख सकते हैं कि क्या रिजल्ट आने वाला है। तो ये आने वाला है y = -3x + 4।
दिस इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट ऑन द कर्व, गिवन कर्व, ठीक है। यानी कि ये जो गिवन कर्व दोस्तों आपको दिख रहा है, इस पे ये हमारा क्या हो गया, टेंजेंट का इक्वेशन हो गया, y इक्वल टू -3x प्लस 4। क्लियर। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइस जो है वो भी हमारा IITJEM 2016 का है, और क्वेश्चन है, मैं रीड करता हूँ। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। ए हेमिस्फेरिकल सेल इज प्लेस्ड ऑन द XY प्लेन centered at the origin for a vector field E is equal to -y x cap plus x y cap divided by x square plus y square. The value of the integral curl of E dot dA over the hemispherical surface is। दोस्तों ये अपना जो वेक्टर फील्ड है E, ये गिवन है और हमें निकालना है द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल कर्ल ऑफ E डॉट डी, इस वैल्यू को निकालना है ओवर द हेमीस्फेरिकल सरफेस। हेमीस्फेयर जो है उसका जो सरफेस है दोस्तों, उसमें ये वैल्यू को निकालना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, XY प्लेन पर रखा हुआ है, सेंटर डेट ओरिजिन है। तो सबसे पहले कर्ल ऑफ E निकाल लेते हैं। फर्स्ट टास्क जो होगा हमारा क्या होगा, कर्ल ऑफ E निकालना, E गिवन है। तो आप देख सकते हैं कि कर्ल ऑफ E आई कैप जे कैप के कैप और डो बाई डो एक्स डो बाई डो वाई डो बाई डो जेड, और हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E है -y बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और x बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और के कैप थर्ड कंपोनेंट 0 है, आप यहाँ देख सकते हैं। -y बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका x कंपोनेंट है, और आप देख सकते हैं कि जो x बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है इसका क्या है, y कंपोनेंट है, ठीक है। और जो थर्ड कंपोनेंट है z कंपोनेंट है नहीं, तो वो क्या हो गया, 0 हो गया। क्लियर है। सॉरी गाइज फॉर डिस्टर्बिंग ऑल ऑफ यू। सो अब देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमने रख दिया है, अब आपको कर्ल निकालने हमने बहुत सारे क्वेश्चन में सिखाया है कि इसको और इसको ब्लॉक कर लीजिए, यानी फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो को डो बाई डो वाई ऑफ 0 इज 0 एंड डो बाई डो जेड ऑफ दिस। चूँकि यहाँ पे कोई भी जेड आपको दिख नहीं रहा है, तो जेड के रेस्पेक्ट में ये पूरा डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा। तो इस तरह से 0 - 0 आई कैफ, और सेकेंड वाला जो पार्ट है दोस्तों, उसको भी आप देख सकते हैं कि डो बाई डो एक्स ऑफ 0 इज 0 एंड डो बाई डो जेड ऑफ दिस 0। सो जे कंपोनेंट भी 0 हो जाएगा दोस्तों। और जो लास्ट है ये इस तरह से ब्लॉक हो जाएगा, और डो बाई डो एक्स ऑफ दिस एंड डो बाई डो वाई ऑफ दिस। तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, प्रोडक्ट रूल हमने यहाँ पे लगा, सॉरी डिवीजन रूल लगाया है। मतलब डिफ्रेंशिएशन में जो होता है, जैसे आपको P बाई Q है डिफ्रेंशिएशन, तो उसको करने के लिए क्या तरीका है, सबसे पहले आप U बाई V अगर मान लें तो V को करें, यानी सबसे पहले इसको करें, मतलब V को रखें और U को करें, और फिर देन U को रखें, V को करें, और बीच में माइनस होता है, और नीचे में V का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। उसी तरह सेकेंड टर्म को भी किया, बीच में माइनस का साइन कन्वेंशन लेते हुए। फाइनली इसको सॉल्व करके, मैं इतना डिटेल पे इसको बताऊंगा नहीं, आप अपने से कॉपी कलम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। और इसको सॉल्व करने के बाद दोस्तों ये देखिए इतना सॉल्व हो के आ रहा है, कुछ बहुत कुछ सब कुछ कट कुट जा रहा है ऊपर में। जो ऊपर में है नोमिनेटर, वो देखिए वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट जा रहा है, यानी 0 आ रहा है नोमिनेटर, और नीचे में ये तो समथिंग यहाँ पे नीचे में और ऊपर में 0, तो ये ऑलरेडी पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो कर्ल ऑफ E चूँकि 0 आ चुका है दोस्तों, तो आगे इस इंटीग्रल को निकालने का कोई मतलब नहीं है। कर्ल ऑफ E 0 मतलब ये पूरा सरफेस इंटीग्रल क्या आने वाला है, 0 आने वाला है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। लेकिन दोस्तों इसी इंटीग्रल को जब हम लोग स्टोक्स थ्योरम यूज करके निकालते हैं, तो ये 0 नहीं आता है, और इसका वैल्यू जो है कुछ और आता है, ठीक है। लेकिन आई थिंक कि वहाँ पे हम लोग शायद कुछ कहीं उल्टा तो नहीं लेते हैं, कुछ हमने यहाँ पे गड़बड़ी तो नहीं किया है, आई होप सो। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिस्क्रिपेंसी है, और क्या है वो उसको
आप अपने स्तर से देखें। मुझे तो इसलिए मैंने दोनों सोल्यूशन डाल दिया है कि यहाँ पे सम 2 इंटू पाई आंसर आना चाहिए। तो देखिए, जब हम लोग स्टोक्स थ्योरम यूज करते हैं तो स्टोक्स थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोग को मालूम है कि सरफेस इंटीग्रल और लाइन इंटीग्रल में रिलेशन होता है एरिया और लाइन में। तो दिस इज कर्ल ऑफ ई डॉट डी ए को हम लोग ई डॉट डी आर लिख सकते हैं, और ई डॉट डी आर अगर करेंगे तो देखिए कुछ इतना आ रहा है। डी आर यहाँ पे क्या है, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप वैक्टर है दोस्तों। डॉट प्रोडक्ट जब हम लोग लेते हैं तो ये कुछ इतना आता है, माइनस वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देन नाउ अब अगर इसको चूँकि स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में चेंज करना अच्छा रहेगा, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, क्योंकि स्फेयर है, तो x इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, तो डी एक्स इक्वल टू माइनस आर साइन थीटा डी थीटा, और डी वाई इक्वल टू आर कॉस थीटा डी थीटा, जैसा आपको मालूम है दोस्तों। इस सारा वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो नीचे में आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से भी देखिए आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, कट छट के देखिए आ रहा है डी थीटा, और थीटा का जो लिमिट होगा दोस्तों क्या होगा, 0 से 2 पाई, चूँकि थीटा पूरा रोटेट करेगा हेमिस्फीयर के केस में भी। तो ये 0 से 2 पाई डी थीटा यानी 2 पाई आ रहा है, तो आंसर पाई के टर्म्स में बताना था दोस्तों, तो ये 2 इंटू पाई होगा। ठीक है, 2 इंटू पाई होगा, पाई के टर्म्स में डिजिट से बताना था, तो आंसर होगा 2। ये कर्ल ऑफ ई 0 आ रहा है, ये क्यों यहाँ पे, चूँकि सेंटर्ड है ओरिजिन पे, तो पता नहीं हम लोग यहाँ पे कर्ल ऑफ ई इस मेथड से निकाल सकते हैं या नहीं, या आई थिंक कि हमें हाँ उस पे जाना पड़ेगा, हाँ ड्रैग डेल्टा फंक्शन, शायद यहाँ पे कर्ल वाला केस में ड्रैग डेल्टा फंक्शन से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे सीधा नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये 0 आ रहा है, तो ये रॉन्ग है, और ये आपका क्या है दोस्तों, करेक्ट है। ठीक है, चूँकि उसमें ड्रैग डेल्टा का कंसेप्ट आई थिंक मेरे विचार से इन्वॉल्व होगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिलहाल आप इसको इस पार्ट को सही माने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आईटी जैम 2014 का क्वेश्चन है दोस्तों, आईटी कानपुर के द्वारा क्वेश्चन सेट किया गया था। क्वेश्चन है, इफ द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द फील्ड ए एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 2 अल्फा एक्स आई कैप प्लस बीटा वाई जे कैप minus 3y z k cap over the closed surface of an arbitrary unit sphere is to be 0, then the relationship between alpha beta and gamma r। यानी कि ये आपको एक देखिए यहाँ पे एक वेक्टर फील्ड ए दिख रहा है, जिसका ये कुछ एक्सप्रेशन दिया हुआ है। ठीक है, और ओवर इसका सरफेस इंटीग्रल निकालना है इस वेक्टर फील्ड को ओवर द क्लोज सरफेस ऑफ एन आर्बिट्रेरी यूनिट स्फीयर, मतलब ऐसा स्फीयर जिसका रेडियस 1 हो, और ये कितना के बराबर है, 0 के बराबर है ये पूरा सरफेस इंटीग्रल। तो अल्फा बीटा और गामा में हम लोग को रिलेशन बताना है। तो चलिए पहले सरफेस इंटीग्रल निकाल लेते हैं, ए डॉट डी एस यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। आप अगर गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का बात करेंगे तो सरफेस और वॉल्यूम इंटीग्रल में रिलेशन बताना है। तो इस सरफेस इंटीग्रल को हम लोग वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट कर लेते हैं। ए डॉट डी एस, ए डॉट एन कैप डी एस को किस में कन्वर्ट कर देगा, यहाँ एन कैप छूट गया है, ए डॉट एन कैप डी एस उसको कन्वर्ट कर देगा ये डाइवर्जेंस ऑफ ए डी वी में। ठीक है, और ये पूरा सरफेस इंटीग्रल 0 के बराबर है, क्वेश्चन में बोल रखा है, यानी कि ये टर्म भी हमारा 0 के बराबर होगा। एंड लेट सपोज दिस इज इक्वेशन 1 एंड विच इज गिवन। दोस्तों अब अगर आप डाइवर्जेंस ऑफ ए निकालेंगे तो देखिए कितना आ रहा है, डाइवर्जेंस ऑफ ए निकालेंगे मतलब डो बाई डो एक्स ऑफ आई कैप डॉट आई कैप 1 हो जाएगा, और डो बाई डो एक्स ऑफ 2 अल्फा एक्स हो जाएगा 2 अल्फा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा बीटा, और यहाँ पे हो जाएगा -3 और वाई। ठीक है, सॉरी ये वाई नहीं है, गामा है, तो 3 गामा। तो डाइवर्जेंस ऑफ ये देख लीजिए कितना आ गया, 2 अल्फा प्लस बीटा -3 गामा। दोस्तों डाइवर्जेंस वेक्टर जो होता है, डाइवर्जेंस चूँकि आपको नेबुला मालूम है, नेबुला का मतलब क्या होता है, डो बाई डो एक्स आई कैप प्लस डो बाई डो वाई जे कैप प्लस डो बाई डो जेड के कैप। ठीक है, ये तो मालूम है। और इसको डॉट प्रोडक्ट अगर लेंगे, सपोज एक कंपोनेंट को मैं लेके दिखा रहा हूँ, डो बाई डो एक्स आई कैप डॉट वेक्टर का जो फर्स्ट कंपोनेंट था कितना था, 2 अल्फा एक्स और आई कैप। ठीक है, तो आप देखिए हम एक कंपोनेंट लेके दिखा रहे हैं, तो आई कैप वेक्टर यहाँ पे आई कैप डॉट आई कैप 1 हो गया, और ये 2 अल्फा कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, और डो बाई डो एक्स ऑफ एक्स कितना हो गया, 1 हो गया, तो 2 अल्फा इंटू 1 1।
सॉरी 2 अल्फ़ा, तो देखिए 2 अल्फ़ा गया फर्स्ट टर्म, उसी तरह सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म हो रहा है, ठीक है। तो ये डाइवर्जेंस ऑफ ए कैसे निकाल रहे हैं, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब चूंकि डाइवर्जेंस ऑफ ए इंटू डी वी इक्वल टू जीरो है, यानी कि 2 अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस 3 गामा डी वी इक्वल टू जीरो है। चूँकि ये जो एलिमेंट वॉल्यूम है ये हम अपने से कंसिडर किए हैं और ये जीरो नहीं हो सकता है, आर्बिट्रेरी वॉल्यूम है। तो सो इन ऑर्डर टू होल्ड दिस इक्वेशन वी हैव ओनली दिस टर्म मस्ट बी इक्वल टू जीरो, दैट इज 2 अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस 3 गामा इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन में हम अल्फ़ा बीटा गामा सॉरी 6 से अगर इस इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं तो देखिए कितना हो जाएगा। 6 से अगर डिवाइड कर देंगे तो यहाँ भी 6, यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6, तो यहाँ 2 3 जा 6, तो अल्फ़ा बाई 3 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे बीटा बाई 6 ही रहेगा और यहाँ 3 2 जा 6, ठीक है। तो गामा बाई 2, तो देखिए क्या होने वाला है, हम लोग अल्फ़ा बाई 3 प्लस बीटा बाई 6 माइनस गामा बाई 2 इक्वल टू जीरो। तो ये 6 से डिवाइड करने पे इक्वेशन को इतना कुछ आ रहा है, और इधर RHS में 0 6 करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जीरो ही रहेगा। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द अल्फ़ा बीटा एंड गामा, दैट इज अल्फ़ा बाई 3 प्लस बीटा बाई 6 माइनस गामा बाई 2 मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो क्वेश्चन में ये चीज़ हमें निकालना था, रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा बीटा एंड गामा। तो ऑप्शन हमने नहीं लिखा है, अकॉर्डिंगली ऑप्शन करेक्ट हो जाते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जैम 2012 में पूछा गया था। क्वेश्चन है इफ़ एफ इज ए कांस्टेंट वेक्टर एंड आर इज द पोजीशन वेक्टर देन ग्रेडियंट ऑफ एफ डॉट आर वुड बी। एफ क्या है दोस्तों, यहाँ पे एक कांस्टेंट वेक्टर है, आर पोजीशन वेक्टर है, और ये जो क्वांटिटी आपको दिख रहा है ग्रेडियंट ऑफ एफ डॉट आर, ये हमें निकालना है, और निकालने के बाद बताना है कि ये किसके बराबर होगा। तो चलिए देखते हैं, हम लोग अपने से एज्यूम कर लेते हैं कांस्टेंट वेक्टर, और फिर सेम चीज़ को रिपीट करते हैं, देखते हैं क्या आता है, ठीक है। तो लेट वेक्टर एफ इज इक्वल टू एफ नॉट आई कैप प्लस एफ नॉट जे कैप प्लस एफ नॉट के कैप, वेर एफ नॉट क्या है दोस्तों, कांस्टेंट है, ठीक है। तो एफ डॉट आर अगर करेंगे तो एफ डॉट आर का मतलब क्या है दोस्तों, एफ नॉट आई कैप प्लस एफ नॉट जे कैप प्लस एफ नॉट के कैप डॉट, ये देखिए यहाँ पे डॉट है, और आर का मतलब है ये पोजीशन वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। दोस्तों ये जो डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आपको कितना आने वाला है, देखिए आई कैप 1, जे कैप 1, के कैप 1, बचेगा क्या, एफ नॉट एक्स, एफ नॉट वाई और एफ नॉट जेड। तो एफ नॉट कॉमन ले लेंगे तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, क्लियर है। और दोस्तों इसमें अगर आप ग्रेडियंट ऑपरेट करेंगे, अगर आप ग्रेडियंट ऑफ एफ डॉट आर अगर करेंगे तो ये कितना आने वाला है दोस्तों, आप चूँकि देख सकते हैं कि हमारा एफ डॉट आर कितना आया है, एफ डॉट आर जो आया है दोस्तों कितना आया है, एफ नॉट एक्स प्लस एफ नॉट वाई प्लस एफ नॉट जेड। लेकिन इस पर अगर आप ग्रेडियंट ऑपरेट कर देंगे तो डो बाई डो एक्स ऑफ एफ नॉट एक्स आई कैप, डो बाई डो वाई ऑफ एफ नॉट वाई जे कैप प्लस डो बाई डो जेड ऑफ एफ नॉट जेड और के कैप। तो मैं एक कंपोनेंट को करके आपको दिखाता हूँ कि क्या होगा असर। डो बाई डो एक्स एफ नॉट एक्स और ये आई कैप हो जाएगा, तो एफ नॉट बाहर आ जाएगा दोस्तों, और डो बाई डो एक्स ऑफ एक्स 1 हो जाएगा, तो 1 एफ नॉट इंटू 1 और ये आई कैप बचा रहेगा यानी आई कैप, तो एफ नॉट आई कैप आएगा, ठीक है। उसी तरह सेकेंड से क्या आएगा, एफ नॉट जे कैप, और थर्ड से क्या आएगा, एफ नॉट के कैप, ठीक है। तो फाइनली आपको मिला क्या दोस्तों, ग्रेडियंट ऑपरेट करने पे एफ डॉट आर पे आप देख सकते हैं कि जब हमने ये एफ डॉट आर जो है उस पर ग्रेडियंट ऑपरेट किया तो ये कितना आ रहा है, एफ नॉट आई कैप, एफ नॉट जे कैप, एफ नॉट के कैप प्लस प्लस बीच में है, यानी कि ये वेक्टर एफ हमारा फिर से रिटेन हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वेक्टर एफ जो था, जो हमने एज्यूम किया था एफ नॉट आई कैप प्लस एफ नॉट जे कैप प्लस एफ नॉट के कैप, सेम चीज़ आ चुका है, ठीक है। तो दिस इज आवर ऑप्शन बी क्या है दोस्तों, करेक्ट है, क्लियर है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है।
आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये IIT-JEM आई थिंक 2011 और 12 का क्वेश्चन है। द इक्वेशन ऑफ ए सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन इज जेड इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 3/2x² प्लस 3/2y²। द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस एट द पॉइंट ए इज इक्वल टू अंडर रूट 2/3, 0, 1 इज। दोस्तों आपको यहाँ पे इक्वेशन ऑफ सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन दिया हुआ है, दिस इज द इक्वेशन, और आपको यूनिट वेक्टर बताना है नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द पॉइंट। नॉर्मल टू द सरफेस मतलब आपको एक वेक्टर पहले देखना है, ऐसा वेक्टर निकालना है जो सरफेस पे जिसका इक्वेशन दिया है उस पर नॉर्मल हो, और फिर वो वेक्टर पता चल जाए तो उसका यूनिट वेक्टर निकाल लेना है। और किस पॉइंट पे निकालना है, तो एक्स वाई जेड इक्वल टू दिस, एक्स इक्वल टू √2/3, वाई इक्वल टू 1, सॉरी 0, और जेड इक्वल टू 1, ये पॉइंट है उस पर निकालना है उस नॉर्मल को, यूनिट नॉर्मल को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं इसको सॉल्व। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि जेड इक्वल टू क्या दिया हुआ है, प्लस माइनस अंडर रूट 3/2x² प्लस 3/2y²। तो आप सबसे पहले क्या कर लें, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लें। तो आप जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, LHS बन जाएगा आपका Z², और ये RHS में इधर रूट जो है हट जाएगा, तो और रूट हटने के बाद ये 3/2 देखिए कॉमन भी आ जाएगा, तो 3/2 कॉमन लेके क्या बचेगा, x² प्लस y²। दोस्तों ये जो 2 है इसको उठा के इधर ले आइए, तो ये 2Z² हो गया LHS में, और RHS मेरा क्या हो गया 3x² प्लस 3y²। ठीक है, अब आप देख सकते हैं इक्वेशन क्या बन गया, 3x² प्लस 3y² माइनस 2z² इक्वल टू 0, 3x² प्लस 3y² माइनस 2z² इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि ये इक्वेशन बन गया। एंड इसको आप फाई एज्यूम कर लीजिए, इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लिए हम लोग जो सरफेस का इक्वेशन दिया था, एंड लेट दिस इज इक्वल टू 5। सो दिस स्केलर फंक्शन विच इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, इसको हम लोग फाई एज्यूम कर लिए। अब दोस्तों आपको बताते चले कि कोई भी अगर आपके पास स्केलर फंक्शन फाई है तो उस पर नॉर्मल कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों, जो ग्रेडियंट होता है, हाँ ग्रेडियंट अपने को नॉर्मल देता है, तो ग्रेड ऑफ फाई अगर निकालेंगे दोस्तों, ये ग्रेड ऑफ फाई, तो ग्रेड ऑफ फाई हमें क्या देगा, नॉर्मल देगा, देगा ना। ओके, सो देखिए आप यहाँ पे ग्रेडियंट ऑफ फाई जैसे करेंगे दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा, 3x² का हो जाएगा 6x i कैप प्लस 3y² का 6y j कैप और माइनस 2z² का 4z k कैप। कैसे, क्योंकि दोस्तों ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, ये होता है 2/2x ऑफ i कैप। ठीक है, तो चलिए मैं इसी तरह प्लस 2/2i ऑफ j कैप प्लस 2/2z ऑफ k कैप होगा, तो मैं आपको एक टर्म करके दिखाता हूँ। जैसे देखिए 2/2x ऑफ i कैप, इसका फर्स्ट टर्म जो है 3x² उसके साथ करेगा, क्योंकि अदर में x का कंपोनेंट है नहीं तो 0 हो जाएगा, तो ये 3x²। तो यहाँ से देखिए आपको क्या मिलेगा, 3 और i कैप बाहर आ जाएगा दोस्तों, 2/2x ऑफ x² कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए 3 दूना 6 और ये x और i कैप, तो 6x और i कैप आ गया फर्स्ट टर्म। अदर टर्म में भी ऑपरेट होता अगर ये कहीं पे x का कंपोनेंट दिखता, लेकिन दिख नहीं रहा है। ठीक है, और ये सेकंड टर्म सिर्फ y का कंपोनेंट है और थर्ड टर्म सिर्फ z का, तो j वाला जो कंपोनेंट है यहाँ पे ऑपरेट होगा और k वाला यहाँ पे ऑपरेट होगा। ठीक है, तो फाइनली इसी तरह से आप अगर कैलकुलेट करेंगे सेकेंड और थर्ड टर्म, आशा करता हूँ कि आपको ग्रेडियंट और कर्ल ये सब डाइवर्जेंस निकालने आता होगा, तभी आप सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो सेकेंड कंपोनेंट से आ रहा है 6y j कैप, क्योंकि 3 बाहर रह जाएगा, और y² का डिफ्रेंसिएशन 2/2y कितना होगा 2y, तो 2 3 जा 6y और j कैप। उसी तरह यहाँ पे 2 बाहर रह जाएगा और z² का हो जाएगा 2z k कैप, ऑपरेट करेंगे तो ग्रेडियंट, तो 4z k कैप। ठीक है, तो इसी तरह से ग्रेड ऑफ फाई दोस्तों इतना आ गया हमारा, और ये हमारा नॉर्मल वेक्टर है उस सरफेस पे। तो अब हम इस ग्रेड ऑफ फाई को निकाल लेते हैं एट पॉइंट √2/3, 0, 1। ग्रेडियंट लेने पे किसी सरफेस का नॉर्मल मिल जाता है, याद रखें, उसको बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा। अब इस पॉइंट पे इस चीज़ को निकाल लीजिए दोस्तों, तो x इक्वल टू √2/3 i कैप प्लस
वाई कंपोनेंट तो जीरो हो जाएगा क्योंकि वाई जीरो पे निकालना है, और जेड इक्वल टू वन, तो ये जेड वन हो जाएगा, तो 4k कैप। ठीक है, तो ये हमारा नॉर्मल वेक्टर निकल गया 6√2/3 i कैप माइनस 4k कैप। ठीक है, अब हमें चूंकि यूनिट वेक्टर निकालना है, तो देयरफॉर यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस, यानी कि हमें अब इस नॉर्मल वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर आपके पास कोई वेक्टर ए है तो इसका जो यूनिट वेक्टर होगा दोस्तों ए कैप, वो कितना होगा, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। क्लियर है, तो चलिए देखते हैं इसका क्या होगा यूनिट वेक्टर का। तो वेक्टर ए यानी कि ग्रेड ऑफ फाइव अपने आप में अभी एक वेक्टर है दोस्तों, तो ग्रेड ऑफ फाइव देखिए इतना 6√2/3 i कैप माइनस 4k कैप डिवाइडेड बाई ग्रेड ऑफ फाइव, तो अंडर रूट आई कोफिशिएंट स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर 36, और ये √2/3 का 2/3 प्लस 4 का 16। देखिए 3 से या 12 कट भी गया, 12 2 जा 24 और ये 16, तो नीचे में अंडर रूट 40 भी हो गया, तो अंडर रूट 40 को 2√10 भी लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए हमने फर्दर इसको सिंप्लीफाई किया, आप देख सकते हैं। तो सिंप्लीफाई वगैरह करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा जो आंसर आया है दोस्तों कितना आया है, एन कैप इक्वल टू अंडर रूट 3/5 i कैप माइनस 2/√10 k कैप। तो ये हमारा क्या है, नॉर्मल यूनिट वेक्टर टू द गिवन सरफेस। ठीक है, ये आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।